अस्सलामुअलैकुम। आज हम प्री कैलकुलस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं और ये हमारा लास्ट लेक्चर है इस सीरीज़ का। इसमें हम पढ़ेंगे सीक्वेंसेस, सीरीज़ एंड बाइनोमियल थ्योरम। तो हम सीक्वेंसेस से स्टार्ट करते हैं। सीक्वेंस आप समझ लें हमारे पास सिंपली एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है जो कि हमारे पास एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें आपके पास है 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। तो अगर आप इसमें एक पैटर्न ढूंढने की कोशिश करें तो आप देखेंगे 2 + 2 4 होता है, 4 + 2 हमारे पास 6 होता है, 6 + 2 हमारे पास 8 होता है, 8 + 2 हमारे पास 10 होता है। तो अब अगर आपने इसका नेक्स्ट टर्म देखना तो इसमें आप 2 ऐड कर देंगे, आपको पता है आपके पास 12 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये आपके पास एक लिस्ट थी नंबर्स की और ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहे थे। अब लिस्ट तो हमारे पास पैटर्न के बगैर भी हो सकती है, कोई भी 1, 5, 2, 1, इसमें कोई पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लिस्ट तो है बट एक पैटर्न नहीं है इसमें। हमारे पास एक लिस्ट हो जो कि एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो कर रही हो, उसे हम अपना सीक्वेंस कहते हैं। इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास है 3, 9, 27, 81। तो इसमें आप देखें फर्स्ट टर्म तो हमारे पास 3 है, ठीक है। अब इस 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 9 आ जाता है, 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें 27, 27 3s are 81। तो ये हमारे पास एक और पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस है। अब सीक्वेंस की हमारे पास टाइप्स होती हैं। हम बेसिक जौन सी इनकी टाइप्स हैं वो पढ़ेंगे। एक हम अरिथमेटिक सीक्वेंस देखेंगे और एक हम जियोमेट्रिक सीक्वेंस देखेंगे। तो पी मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि प्रोग्रेशन भी हम इसे कह सकते हैं। तो पहले हम अपने अरिथमेटिक सीक्वेंस को देख लेते हैं। इसमें हमारे पास क्या होता है, हमारा जो एक एक टर्म है इस सीक्वेंस का वो हमारे पास आता है सेम नंबर को ऐड करके। सेम नंबर को हम ऐड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अब देखें आपके पास अगर फर्स्ट टर्म था 1, सेकंड है आपके पास 2, थर्ड है आपके पास 3। तो इसमें देखें सबसे पहले 1 में क्या ऐड हुआ है, 1, फिर इसमें भी 1 ऐड हुआ है, इसमें भी 1 ऐड हुआ है। मतलब कि ये टर्म हमारे पास एक ही 1 को ऐड करके आ रहे हैं, एक ही सेम नंबर को ऐड करके हमारे पास नेक्स्ट टर्म्स आ रहे हैं। तो ये हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस है एक। अब ये जो सेम नंबर होता है हमारे पास, इसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। अब अगर हमें कॉमन डिफरेंस पता है तो हमारे पास nth टर्म का क्या फॉर्मूला होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका सीक्वेंस तो चल रहा है, आपके पास फर्स्ट टर्म था, फिर आपके पास सेकंड टर्म था, फिर आपके पास थर्ड टर्म था, बट आप कोई nth टर्म फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है। उसके आगे भी हमारे पास कुछ टर्म्स हो सकते हैं बट हम ये nth टर्म को फाइंड करना चाहते हैं। तो इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या है, nth टर्म के लिए हमारे पास फॉर्मूला है an = a1 + n-1 × d। तो an वो है जिसे हमने फाइंड करना है, a1 हमारा फर्स्ट टर्म है, n हमारे पास वो सीक्वेंस में उस टर्म का नंबर है जिसको हमने फाइंड करना है, फिर उसमें से हमने 1 निकालना है। और ये d हमारे पास क्या है, ये d हमारे पास कॉमन डिफरेंस है। इसकी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 12th टर्म फाइंड करना है एक सीक्वेंस का। सीक्वेंस है आपके पास 4, 7, 10, 13, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हैं आपके पास फर्स्ट टर्म कौन सा है, मतलब कि a1 हमारे पास क्या है, a1 हमारे पास है 4। तो हम लिख लेते हैं 4।
डी, अब हमने निकालना है डी। डी हमारे पास क्या था, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, कोई भी एक टर्म लेंगे आप, लाइक 7 ले लेंगे और इससे जो प्रीवियस टर्म है 4, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो d इज़ इक्वल टू 7 माइनस 4, ये हमारे पास आ जाता है 3। बट अगर आप 10 ले लें, ठीक है, और 10 में से 7 निकाल लें तब भी आपके पास 3 आता है। ये 13 है, तो 13 में से आप 10 निकाल लें तब भी आपके पास 3 आता है। तो देखें इन सबका कॉमन डिफरेंस हमारे पास सेम है। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा सीक्वेंस है उसमें हमेशा हमारे पास 3 ही ऐड हो रहा है, इसलिए तो ये हमारा अरिथमेटिक सीक्वेंस है, ठीक है। तो हमारे पास A1 भी आ गया है, D भी आ गया, और हमने हमारा N हमारे पास क्या होगा, तो देखें हमने अपना 12th टर्म फाइंड करना था ना, तो इसका मतलब है N हमारे पास है 12, ठीक है। और AN हमने फाइंड करना है, मतलब कि हमने 12th टर्म फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या था, हमारे पास था AN इज़ इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। तो A12 इधर हम पुट कर लेते हैं, A12 हमने फाइंड करना है। A1 हमारे पास क्या था 4, तो 4 प्लस N माइनस 1, N हमारे पास क्या था 12 माइनस 1 इंटू D हमारे पास क्या था 3। तो इसका मतलब 4 प्लस 11D, मतलब कि 11 इंटू 3, 4 प्लस 11 इंटू 3 इज़ इक्वल टू 4 प्लस 33 इज़ इक्वल टू 37। तो इसका मतलब 12th टर्म हमारे पास 37 है। अच्छा, अब हम इसका सम भी देख लेते हैं। सम ऑफ, फॉर एग्जांपल हमारे पास हमने n टर्म्स का सम फाइंड करना है। सम ऑफ n टर्म्स मतलब कि SN से रिप्रेजेंट कर लें, ठीक है। तो ये हमने कैसे करना है, इसका हमारे पास फॉर्मूला है SN इज़ इक्वल टू n/2 इंटू 2A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D, ठीक है। इसका मतलब आपको कोई भी सीक्वेंस दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल nth टर्म तक आपको ऑड नंबर्स का सीक्वेंस दिया हुआ है, अगर 1 3 5 7 सो ऑन, ठीक है। तो आप इसका 7th तक सम फाइंड करना चाहते हैं कि इस सीक्वेंस का 7th तक क्या सम है हमारे पास, तो वो हम इस फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं। इसकी भी हम एग्जांपल एक ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सीक्वेंस है 5 9 13 एंड सो ऑन। हमने करना है फर्स्ट 15 टर्म्स का हमने सम फाइंड करना है, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, ठीक हो गया। तो अब हमारे पास इसमें हमें n चाहिए सबसे पहले, तो n हमारे पास है 15, ठीक हो गया। उसके बाद हमें A1 चाहिए, यानी कि फर्स्ट टर्म, वो है हमारे पास 5। उसके बाद हमें अपना कॉमन डिफरेंस D चाहिए, तो किसी भी एक टर्म में से उससे प्रीवियस टर्म को माइनस कर दें। 9 माइनस 5 हमारे पास होता है 4, तो D हमारे पास आ गया 4। अब हम इसे अपने फॉर्मूला में पुट कर देंगे। फॉर्मूला हमारे पास क्या था, SN इज़ इक्वल टू n/2 इंटू 2A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो n/2 मतलब कि 15/2 इंटू 2 इंटू फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या था 5, 2 इंटू 5 प्लस n माइनस 1, n हमारे पास क्या था 15 माइनस 1 हमारे पास 14 आ जाएगा। 14 इंटू हमारे पास आ जाएगा हमारा कॉमन डिफरेंस 4, ठीक है। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 15/2 को अभी ऐसे ही लिख लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 10 प्लस 14 इंटू 4 हमारे पास होगा 56। अब देखें, इट इज़ इक्वल टू 15/2 इंटू 66, ये हमारे पास आ जाएगा। इसको कैलकुलेट के लिए हमारे पास 495 के इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब सम ऑफ फर्स्ट 15 एलिमेंट्स ऑफ द सीरीज इज़ 495। नेक्स्ट हमारा जो सा
सीक्वेंस की टाइप थी वो थी हमारे पास जियोमेट्रिक सीक्वेंस, या फिर आप इसे जीपी भी कह सकते हैं, यानी कि जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब ये हमारे पास कैसा सीक्वेंस है? ठीक है, ये ऐसा सीक्वेंस है जिसमें हमारे पास एक ही नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ जाता है सेम नंबर इज़ मल्टीप्लाइड। अर्थमेटिक में हमारे पास सेम नंबर ऐड हो रहा था, इसमें सेम नंबर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका आपने nth टर्म निकालना है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है an इज़ इक्वल टू फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशो रेज टू पावर n-1। कॉमन रेशो हम देख लेते हैं क्या होती है। जिस तरह हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम किसी भी एक टर्म में से पिछली टर्म को माइनस कर देते थे, इसमें आपने एक टर्म से दूसरी टर्म को डिवाइड कर देना है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं, इसका nth टर्म फाइंड करके देख लेते हैं। देखिए हमारे पास एक सीक्वेंस है जियोमेट्रिक सीक्वेंस 2, 6, 18 और 54। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमने कॉमन रेशो जिसे हम r से रिप्रेजेंट करते हैं वो हमने कैसे फाइंड करनी है। तो किसी भी टर्म को उससे प्रीवियस टर्म पर डिवाइड कर दें, मतलब कि 18 डिवाइडेड बाई 6 आपके पास क्या आता है 3। अगर 6 को 2 पे डिवाइड कर दें तब भी आपके पास 3 आता है। 54 को 18 पे डिवाइड कर दें तब भी आपके पास 3 आता है। ठीक है, तो ये तो हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया, कॉमन रेशो हो गई 3। ठीक है, अब हम फर्स्ट टर्म देख लेते हैं। फर्स्ट टर्म हमारे पास है 2। अब हम इसका कोई एलिमेंट फाइंड कर लेते हैं, कोई एक टर्म फाइंड कर लेते हैं। हम इसकी 7th टर्म फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि हमने a7 फाइंड करना है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या था? फॉर्मूला था हमारे पास an इज़ इक्वल टू a1 इंटू कॉमन रेशो रेज टू पावर n-1। मतलब कि a7 इज़ इक्वल टू फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 2 इंटू r, कॉमन रेशो हमारे पास क्या है 3, 2 इंटू 3 रेज टू पावर n हमारे पास क्या है 7, 7-1 हमारे पास क्या होगा 6। मतलब कि 2 इंटू 3 रेज टू पावर 6 हमारे पास हमारा 7th टर्म होगा। मतलब कि 2 इंटू 3 रेज टू पावर 6 हमारे पास होता है 729। ये हमारे पास आ जाएगा 14 और 1458। तो ये हमारा 7th टर्म है हमारे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का। अब हम इसका भी सम देख लेते हैं कि जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का हम सम कैसे फाइंड आउट करते हैं। सम ऑफ जीपी, तो इसका हमारे पास फॉर्मूला है SN इज़ इक्वल टू A1 फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशो रेज टू पावर n-1 डिवाइडेड बाय r-1, यानी कि कॉमन रेशो -1। बट इसमें हमारे पास क्या हमारी कंडीशन है कि r हमारे पास 1 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि जब r 1 के इक्वल होगा तो 1 - 1 0 के इक्वल हो जाएगा, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो अनडिफाइंड हमारे पास नहीं होना चाहिए, इसलिए हम r-1 में r को 1 के इक्वल नहीं रख सकते। ठीक है, तो इसके सम की भी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है एक प्रोग्रेशन है 3, 9, 27 एंड सो ऑन। ठीक है, इसमें a1 तो हमारे पास आ गया 3, कॉमन रेशो आप देख लें इसकी तो 9 डिवाइड बाई 3 इज़ इक्वल टू 3, और कह लें हम फर्स्ट 6 एलिमेंट का सम फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, मतलब कि हम S ऑफ 6 फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, S सबस्क्रिप्ट 6। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या था A1 इंटू R रेज टू पावर n-1 और r-1, और r हमारे पास 1 के इक्वल नहीं होगा। तो देखें इसको पुट कर लेते हैं हम वैल्यूज़ को। A1 हमारे पास 3 के इक्वल था, r हमारे पास 3 के इक्वल था, n हमारे पास क्या है 6 - 1 ओवर 3 - 1,
3 into 729 minus 1 over 2 is equal to 3 into 728 over 2, and this is equal to 1092. अच्छा, तो अब सीरीज़ हमारे पास क्या होती हैं, बिकॉज हमारे लेक्चर के टाइटल में सीरीज़ भी था। तो सीरीज़ हमारे पास किसी भी सीक्वेंस का सम होता है, सम ऑफ सीक्वेंस। अब इसका फॉर्मूला तो हम पढ़ चुके हैं ना, अरिथमेटिक के लिए और जियोमेट्रिक के लिए भी। तो अगर ये हमारे पास एक सीक्वेंस है, ठीक है, यहाँ पर 5 भी आएगा इसमें, ठीक है। और इसमें देखें, ये हमारे पास वैसे अरिथमेटिक सीक्वेंस है, इसमें कॉमन डिफरेंस हमारे पास 2 है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो सीक्वेंस है ना, बट अगर हम इसका सम कर लें, हम 1 + 3 + 5 + 7 एंड सो ऑन कर लें, तब हम इसे सीरीज़ कहेंगे। और सीरीज़ के लिए हम, मतलब कि सम के लिए हम पहले फॉर्मूला अपना देख चुके हैं, अरिथमेटिक के लिए भी और जियोमेट्रिक के लिए भी। तो बस अगर हमारे पास बीच में इनका सम आ जाए तो ये हमारे पास सीरीज़ बन जाएगी, ठीक है। आगे हम अपना बाइनोमियल थ्योरम देख लेते हैं। बाइनोमियल थ्योरम बिल्कुल बेसिक ही हम इसकी देखेंगे। अच्छा, ये एक्सप्रेशन तो आपने देखा होगा, a + b², ठीक है। तो इसको हम ओपन भी कर लेते हैं, a² + b² + 2ab, ठीक है। और ये भी आपने देखा होगा, a + b², ठीक है। इसका भी हमें फॉर्मूला पता है, हमारे पास होता है a³ + b³ + 3a² + 3ab², ठीक है। इसकी अरेंजमेंट में हमारे पास वैसे फ़र्क होता है कि a² के फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, और ज़रा स्टैंडर्ड यही है, ठीक है। और इसमें भी हम ऐसे लिख सकते हैं 3a² + 3ab² + b³। अच्छा, तो अब देखें, इसका एक जनरल अगर हम फॉर्मूला लिखें तो हमारे पास a + b⁴n हो सकता है ना, इस n की जगह कुछ भी हो सकता है। तो देखिए, जब n हमारे पास 2 था, ठीक है, मतलब कि यहाँ हमारे पास n2 था, तो जब हमारा n2 था तब हमारे कोफिशिएंट्स देखे क्या थे, 1 then 2 then 1, ठीक है। तो कोफिशिएंट्स अगर हम देखें अपने, तो हमारे पास थे 1 2 1, और जब n हमारे पास 3 था, ठीक है, तब हमारे पास कोफिशिएंट्स क्या थे, 1 3 3 और 1, ठीक है। तो अगर आप देखें, ये हमारे पास एक टर्म भर गया ना, इसको हम असल में कहते हैं पास्कल्स ट्रायंगल, ठीक है, पास्कल्स ट्रायंगल। बिकॉज अगर आप इस तरह देखें, अगर हमारे पास 0 हो n की जगह, ठीक है, तब हमारे पास आएगा कोफिशिएंट्स, हमारे पास 1 आएगा, ठीक है, कोफिशिएंट हमारा 1 होगा, ठीक है। अगर हमारे पास n की जगह 1 हो, तब हमारा कोफिशिएंट 1 और 1 होगा, ठीक है। जब हमारे पास 2 है तो वो तो हमने देख लिया, हमारे पास क्या होगा, 1 2 1। अगर हमारे पास 3 है, उसका भी हमने देखा है, वो भी लिख लेते हैं, 1 3 3 और 1, ठीक है। अगर हम इसी पैटर्न को फॉलो करें तो हमारे पास 4 के कोफिशिएंट्स क्या होंगे, 1 4 6 4 1, ठीक है। ये हमारे पास ज़रा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए हमारे पास देखें 4 का हम फॉर्मूला याद भी नहीं करते, बिकॉज काफ़ी लंबा हो जाएगा, काफ़ी लेंथी हो जाएगा, ठीक है। बट अगर आप इसकी शेप को देखें तो हमारे पास एक ट्रायंगल शेप ही बन रही है, ठीक है। तो इसलिए हम इसे पास्कल्स ट्रायंगल कहते हैं, बिकॉज हमारे कोफिशिएंट्स जो से हमारे इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, मतलब कि जैसे जैसे हमारा n बढ़ता है, इस a + b⁴n में हमारा n बढ़ता है, तो हमारा फॉर्मूला कॉम्प्लिकेट होता जाता है। इसलिए हम हर अपने a + b⁴n के लिए हम हर फॉर्मूला याद नहीं कर सकते। तो इसका क्या फिर इजी सल्यूशन है, बिकॉज हमें मल्टीप्लाई करना पड़ जाए, तो अगर हम a + b
इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, अगर हम 5 दफ़ा भी करते हैं तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, तो इसलिए हमारा बाइनोमियल थ्योरम काम आता है हमारे, ठीक है। अच्छा, अब इसे बाइनोमियल क्यों कहते हैं, बिकॉज देखें जो हमारे जनरल इसकी फॉर्म है, ठीक है, इसमें हमारे पास 2 ही टर्म्स हैं, ए और बी, तो इसलिए हम इसे बाइनोमियल कहते हैं। अच्छा, अब इसका जनरल हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा, इसको ओपन करें तो हमारे पास आता है समेशन फ्रॉम के टू एन वेयर के इज़ इक्वल टू 0, मतलब फ्रॉम 0 टू एन, एन चूज़ के ए रेज टू पावर एन माइनस के इंटू बी रेज टू पावर के, ठीक है। और यहाँ पर एन चूज़ के हमारे पास किसके इक्वल होता है, इसका फॉर्मूला हमारे पास एन फिक्टोरियल ओवर के फिक्टोरियल इंटू एन माइनस के फिक्टोरियल, ये हमारे पास कम्बिनेशन में हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इसकी जो जनरल हमारे पास, इसकी अगर हम एक्सपेंशन करें, इसे देख के स्टूडेंट्स डर जाते हैं, बट इजी सी है, अगर आप एक बार पैटर्न को देख लें तो। फॉर एग्जांपल एक्स के टर्म्स में हम देख लेते हैं, एक्स प्लस वाई रेज टू पावर एन इज़ इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एन प्लस एन चूज़ 1 एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1 इंटू वाई प्लस एन चूज़ 2 एक्स रेज टू पावर एन माइनस 2 टू वाई स्क्वेयर प्लस सो ऑन अप टू वाई रेज टू पावर एन। तो इसमें आप एक पैटर्न को देखें, सबसे पहले हमारे पास स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, जब हमारे पास एक्स रेज टू पावर एन है, मतलब कि एन हमारे पास अपनी हाईएस्ट पावर में है, ठीक हो गया, जो हमने एन की फाइंड करनी है उसमें, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, एक्स की पावर्स को कम कर दिया, ठीक है, और एंड तक जाते जाते देखिए हमारे पास एक्स है ही नहीं। एक्स हमारे पास क्यों नहीं है, बिकॉज यहाँ पर एक्स की पावर हमारे पास 0 हो गई है, और किसी भी चीज़ की पावर 0 हमारे पास किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल, तो 1 को आप लिखें ना लिखें की बात है, ठीक है। तो एक्स के साथ तो हमारे पास ये हो रहा है, और y के केस में हम इससे उल्टा कर रहे हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर y है असल में हमारे पास, बट उसकी पावर हमारे पास 0 है, ठीक है। देन हम y की पावर को इंक्रीज़ कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास y की पावर 1 हो गई है, देन y की पावर 2 हो गई है, और एंड तक आते आते हमारे पास y की पावर n हो गई है, ठीक है। तो x और y का तो हमें क्लियर हो गया, x को हमने n से स्टार्ट करना है और 0 पर ख़त्म करना है, और y को हमने 0 पावर से स्टार्ट करना है और n पावर पर एंड करना है, ठीक हो गया। आगे हमारे पास एक चीज़ बची, वो है हमारे ये कॉम्बिनेशंस। तो इनको आपने कैसे स्टार्ट करना है, इनको आपने, यहाँ पर भी हमारे पास एक कॉम्बिनेशन है, सबसे शुरू में n 0 से स्टार्ट करना है, बट वो आपके पास क्या बच जाएगा, वो तो आपके पास 1 ही बन जाएगा, ठीक है। देन आपने इसको इंक्रीज़ करते जाना है n 1, और एंड तक आपने चले जाना है n पर, और ये भी आपके पास 1 ही होगा। तो अगर अब ये समझने के बाद फॉर्मूला को हम दोबारा लिखें तो देखें, a प्लस बी के टर्म्स में भी हम लिख सकते हैं, रेज टू पावर n इज़ इक्वल टू, देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, a रेज टू पावर n, ठीक है, प्लस n1 इंटू a रेज टू पावर n माइनस 1, और यहाँ पर हमारे पास b आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म हम देखें तो अब देखें, हमने कॉम्बिनेशन में एक और बढ़ा देना है, ठीक है, a की पावर में से हमने एक और सब्ट्रैक्ट कर देना है, और b की पावर को हमने बढ़ा देना है। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम नेक्स्ट टर्म भी लिख सकते हैं, कॉम्बिनेशन में हम 1 ऐड कर देंगे, ठीक है, a की पावर में से हम एक और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और b की पावर हमारे पास एक बढ़ जाएगी, ठीक हो गया। इसी तरह सो ऑन, हमारे पास लास्ट टर्म में क्या बचेगा, लास्ट टर्म में हमारे पास सिर्फ b ही बचेगा, और इसकी पावर हमारे पास n हो जाएगी, मतलब कि फर्स्ट टर्म a रेज टू पावर n, लास्ट टर्म b रेज टू पावर n। इसमें आप एक और अपना देख सकते हैं, आपको एक पैटर्न दिखेगा कि देखें, जो हम जिसके साथ कॉम्बिनेशन ले रहे हैं 1, उसी को हम a में से माइनस कर दें, और वही हमारे पास b की पावर है। यहाँ पर देखें 2 के साथ ले रहे हैं, a की पावर में से हम 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और b की पावर 2 है। यहाँ पर 3 के साथ कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, और a में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और b की पावर 3 है। तो ये हमारा पैटर्न है। इसकी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, सिंपल सी देख लेते हैं, हमारे क्यूब को ही हम एक्सपेंड करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि जो n होता है, सबसे पहले हम इसका 0 के साथ कॉम्बिनेशन लेते हैं, जो कि हमारे पास 1 के ही इक्वल होता है।
तो हम इसे लिखें ना लिखें, बट क्योंकि हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो हम लिख लेते हैं, ठीक है। साथ में हमारे फर्स्ट टर्म की पावर हमारे पास क्या होती है, n की इक्वल होती है, यानी कि x³, और y की पावर हमारे पास 0 के इक्वल, जो कि अगेन हमारे पास सिर्फ 1 ही होता है, लिखें ना लिखें, ठीक है। देन सेकंड टर्म हमारे पास क्या होता है, हमारे कॉम्बिनेशन में 1 इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, और हमारे x की पावर में से एक हमारे पास डिक्रीज़ हो जाता है, मतलब कि x², और y की पावर जो 0 थी उसमें एक हमारे पास इंक्रीज़ हो जाएगा, मतलब कि y की पावर हमारे पास 1 आ जाएगी। देन अगेन हमारी कॉम्बिनेशन में एक ऐड हो जाएगा, x की पावर में से हमारे पास एक कम हो जाएगा, यानी कि x की पावर 1 हो जाएगी, y की पावर में हमारे पास 1 ऐड हो जाएगा, मतलब कि y की पावर हमारे पास 2 हो जाएगी। देन हमारे पास हमारा लास्ट टर्म है, इसमें हम 3 और 3 का कॉम्बिनेशन लेंगे, क्योंकि कॉम्बिनेशन में एक ऐड हो रहा है, x की पावर हमारे पास 0 हो जाएगी और y की पावर हमारे पास 3 हो जाएगी। तो देखें इसका कॉम्बिनेशन तो हमारे पास 1 है, यानी कि x³ मल्टीप्लाइड बाई 1, और y की पावर 0 भी हमारे पास 1 है, ठीक है। और 3 और 1 का कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या होता है, 3, ठीक है, x² इंटू y, प्लस हमारे पास 3 और 2 का कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो 3 और 2 का कॉम्बिनेशन भी हमारे पास 3 ही होता है, x इंटू y², प्लस 3 और 3 का कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास 1 होता है, x की पावर 0 भी हमारे पास 1 होता है, और y³, तो x³ प्लस 3x² प्लस 3xy² प्लस y³। तो ये हमने बाइनोमियल अपनी थ्योरम से कैलकुलेट किया, बट ये फॉर्मूला तो हमें आता था, तो देखें इसका मतलब ये वेरीफाई भी हो गया हमारे पास कि हमारा बाइनोमियल थ्योरम क्या है, एक वैलिड फार्मूला है हमारे पास। तो इसी के साथ हमारी प्री कैलकुलस की सीरीज़ जो है वो एंड हो गई है, और इससे आगे हम कैलकुलस की सीरीज़ में ट्रांजिशन कर सकते हैं, और वहाँ पर हम कैलकुलस का इंट्रोडक्शन सबसे पहले देखेंगे, दैन हम लिमिट्स को देखेंगे, डेरिवेटिव्स को और इंटीग्रेशन को, जो भी हमारे कैलकुलस के सिलेबस में आ जाता है वो सब हम देखेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन कंप्लीटिंग दिस सीरीज़, और सी यू इन द नेक्स्ट सीरीज़।